अब रुक कर लेते हैं अपने खास सेगमेंट रिपोर्टर्स लाइव का, जिसमें हमारे साथ प्रदेश और राजधानियों तमाम शहरों से खास संवाददाता जुड़ते हैं और जानकारी देते हैं अपने अपने शहरों के, अपने अपने राज्यों के। इस बीच हमारे साथ हमारे यूपी स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह और साथ ही साथ चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर जुड़ चुकी हैं। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की आज क्या कुछ खास प्रमुख खबरें हैं, क्या कुछ खास गतिविधियां हैं? बिल्कुल मनीषा, अगर उत्तर प्रदेश की गतिविधियों की बात करें तो पिछले 15 दिनों से इटावा सफारी बंद चल रहा था, अब उसे खोल दिया गया है। वहीं पे जिस तरह से पशु पक्षियों में इन्फेक्शन की बातें सामने आई थी, उसको देखते हुए लखनऊ का चिड़ियाघर भी बंद किया गया था, वो भी अब खोल दिया गया है। वहीं हम बात कर लें अगर कोरोना वेरिएंट की, तो जो नया वेरिएंट आया है उसके बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए पूरे प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं, सीएचसी पीएचसी खास करके, उनको अलर्ट जोन में रखा गया है। एक दो जगह पे जो जिला अस्पताल है उसको पूरा कोविड अस्पताल बनाने की तैयारी कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। वहीं हर जिले में 50 बेड का अतिरिक्त कोविड वार्ड बनाने की व्यवस्था कर रहा है स्वास्थ्य विभाग, और जागरूकता अभियान भी स्वास्थ्य विभाग के तरफ से चलाया जा रहा है, ताकि अगर मरीजों की संख्या बढ़े भी तो कहीं से कोई इलाज में दिक्कत न हो, और लोगों में जागरूकता रहेगा तो बीमारी से डरेंगे नहीं बल्कि अपना बचाव करेंगे। वहीं लखनऊ की बात करें तो जो अभी तक होता था कि आपको होटल अगर बनाने रहते थे, अगर रेस्टोरेंट बनाने रहते थे तो एलडीए का बहुत चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन अब डिस्प्ले पे ज़मीनें उनकी दिखेंगी, डिस्प्ले होंगी और आसानी से होटल रेस्टोरेंट बनाने के लिए आपको ज़मीनें एलडीए की तरफ से आवंटित की जाएंगी। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके अलावा विकसित कृषि संकल्प यात्रा एक कार्यक्रम अभी लोक भवन में चलाया जाएगा, उसमें मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और कल कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने दावा भी किया कि किसानों की जो लागत है उससे 50% एमएसपी बढ़ करके सरकार द्वारा दी जा रही, तो एक तरह से किसानों को एक बड़ी सौगात आज भी मिलने जा रही है। वहीं अगर हम बात कर लें आंदोलन की, तो राकेश टिकैत जो नेता हैं, किसान नेता, वो सिद्धार्थनगर पहुंचे हुए हैं। अब देखना होगा उनका अगला स्टेप क्या होता है। इसके अलावा अगर मौसम की बात करें तो मौसम में एक तरह से बदलाव का दौर आज भी देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से कल गाजियाबाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के व्यक्ति के शूटर के एनकाउंटर हुआ, उसको लेकर भी चर्चा खास है। खास करके लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरह से अपराधियों माफियाओं पे उत्तर प्रदेश में कार्रवाई हुई है, उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि आज भी एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं लगातार इस तरह के अपराधियों माफियाओं पे शिकंजा कसने के लिए। वहीं जिस तरह से पाकिस्तान को खुफिया जानकारी देने के आरोप में बहराइच श्रावस्ती में गिरफ्तारियां हुई थीं, वो धरपकड़ अभी भी लगातार नेपाल बॉर्डर के समीपवर्ती जनपदों में चल रही हैं, और एटीएस की टीमें और एसटीएफ की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। जी मनीषा। ठीक है राघवेंद्र, लौटेंगे आपके पास, और ईशा भी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। ईशा, तो चंडीगढ़ और पंजाब की आज क्या कुछ खास प्रमुख खबरें रहने वाली हैं? हरियाणा में किस तरह की हलचल तेज होती हुई? देखिए मनीषा, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बीते कल जिस तरीके से आदेश दिया गया था, पश्चिमी हिस्सों की अगर बात करें, गुजरात, राजस्थान के अलावा पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट करवाने का जो आदेश दिया गया था, ऑपरेशन शील्ड इसका नाम दिया गया था। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन तनाव की स्थिति दोबारा ना उभरे, इसको लेकर पहले ही तैयारी मुकम्मल कर ली जाए। इसके तहत मॉक ड्रिल की जानी थी और ब्लैकआउट किया जाना था। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब सरकार की तरफ से बीते कल ही इसकी जानकारी दे दी गई थी कि जो नोडल ऑफिसर हैं उन्हें एनडीआरएफ की तरफ से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके चलते जो ब्लैकआउट है और मॉक ड्रिल है ऑपरेशन शील्ड के तहत, वो 3 तारीख को शाम 7:30 बजे की जाएगी। लेकिन आधी रात की अगर बात करें तो उस दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से भी जानकारी दे दी गई, और साथ ही साथ चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से भी जानकारी दी गई कि प्रशासनिक कारणों के चलते जो मॉक ड्रिल आज होनी थी और ब्लैकआउट होना था चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा के 22 जिलों में, जिसे ऑपरेशन शील्ड का नाम दिया था, उसे फिलहाल अगली तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी फिलहाल ये कहा गया है कि प्रशासनिक कारणों से ही इसे स्थगित किया गया है। अगली तिथि क्या निर्धारित होगी, क्या पंजाब के साथ 3 तारीख को ही मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट यहाँ पर किया जाएगा या नहीं, फिलहाल इसके बारे में अभी हरियाणा सरकार की तरफ से बताया नहीं गया है, ना ही चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से। लेकिन पंजाब की बात करें, पंजाब में 3 तारीख को
मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट होगा। हरियाणा और चंडीगढ़ की अगली जो तिथि है उसे अभी निर्धारित नहीं किया गया है। इसी के साथ अगर देखिए देश की बात करें तो चिंता का विषय है कि यहाँ के जो युवा हैं पाकिस्तान के लिए जासूस करते हुए लगातार सामने नजर आ रहे हैं और धरपकड़ उनकी लगातार जारी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से होते हुए ये जो चिंगारी है कहीं ना कहीं हिमाचल तक पहुंच गई है। कांगड़ा से, हिमाचल के कांगड़ा से एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। 20 वर्षीय अभिषेक भारद्वाज की गिरफ्तारी की गई है हिमाचल पुलिस की तरफ से और गुप्त सूचना के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। पुलिस को जो सूचना मिली थी उसमें ये बताया गया था कि पाकिस्तान के लिए जासूसी जो युवक है वो कर रहा है और शक में उसकी गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन खुफिया एजेंसियों की मदद ली जा रही है। उसके फ़ोन को फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए दे दिया गया है, लेकिन उसके फ़ोन से कुछ संवेदनशील चीज़ें मिली हैं और कई ऐसी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी जासूसी के शक में एक युवक को कांगड़ा से गिरफ्तार किया गया है। 20 वर्षीय वो युवक है अभिषेक भारद्वाज, उसका नाम बताया जा रहा है। आज उससे कोर्ट में पेश किया जाएगा और फॉरेंसिक जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि उसने कौन कौन सी जो जानकारियां हैं वो पाकिस्तान या किसी अन्य देश से साझा की है। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि उसके फ़ोन से कई ऐसी जो जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। इसके अलावा देखिए कोरोना का जो जिस तरीके से नया वेरिएंट ने लोगों की चिंता यहाँ पर बढ़ा दी है। लुधियाना से एक व्यक्ति की ट्रांसफ़र देखिए यहाँ पर सेक्टर 32 हॉस्पिटल में की गई थी इलाज के लिए और उसे तेज बुखार था, लेकिन बीते कल उसकी मृत्यु हो गई और उसे कोविड भी था। लेकिन हालांकि प्रशासन की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उसे पहले से कई गंभीर बीमारी थी जिसके चलते उसे बचाया नहीं गया है। लेकिन ये कह सकते हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट से जिस तरीके से देश भर में कोरोना के 1000 से अधिक मामले सामने आए हैं और मृत्यु भी लगातार हो रही है, तो इसने चिंता कहीं ना कहीं बढ़ा दी है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में फिलहाल 19 मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि यहाँ पर सावधानी बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब में फिलहाल 7 मामले सामने आए हैं। जो लुधियाना से के एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसके बारे में फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि उसे पहले से गंभीर बीमारी थी। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था हॉस्पिटल में भी मुकम्मल कर दी गई है। लोगों से लगातार ये आग्रह किया जा रहा है कि अगर आप परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, जो सार्वजनिक परिवहन बसों का इस्तेमाल करते हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, बाज़ारों में जाते हैं, तो मास्क पहनिए और विशेषकर अपने हाथों का ध्यान रखिए। और अगर आप किसी गंदी चीज़ को भी छूते हैं या भीड़ भाड़ में जाते हैं तो अपने हाथ को सैनिटाइज कीजिए या धोएं। और इसके साथ ही अगर आपको खांसी, जुकाम या दस्त जैसी बीमारियां, लूज मोशन जैसी बीमारियां लगती हैं तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं और वहां पर अस्पताल में जाकर दिखाएं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से मौतें भी सामने आ रही है तो चिंता का विषय जो है लगातार सामने अब आ रहा है। इसके साथ ही देखिए अगर हम लुधियाना की बात करें तो लुधियाना पश्चिमी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है। आम आदमी पार्टी के विधायक गुरप्रीत गोगी की जनवरी में मौत हो गई थी, तो ऐसे में अब इस सीट पर जो चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है 2 तारीख अंतिम तिथि है नामांकन प्रक्रिया की। तो ऐसे में देखिए सभी पार्टियों की तरफ से अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। अगर बात करें शुक्रवार, शनिवार और इतवार की, तो इस दौरान 3 दिनों तक अवकाश रहेगा और नामांकन नहीं कर पाएंगे प्रत्याशी। और 2 तारीख सोमवार को आखिरी तिथि है नामांकन की, तो माना जा रहा है कि 2 तारीख से पहले आज या 2 दिनों के भीतर भारतीय जनता पार्टी भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देगी। दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की बात करें जो दिल्ली के ठीक है, लौटेंगे ईशा आपके पास। राघवेंद्र, तो देखिए कोरोना जो है वो लगातार पैर पसारता जा रहा है, लोगों की चिंताएं बढ़ाता जा रहा है और ऐसे में देखिए अगर जून माह की बात करें तो भव्य अयोध्या में कार्यक्रम होगा जिसमें एलन मस्क के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। और देखिए लगातार कुछ ना कुछ ऐसी धार्मिक गतिविधियां पूरे देश भर के साथ साथ प्रदेश भर में भी हो रही हैं, तो ऐसे में कितनी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है स्थितियाँ और उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग कितना ज़्यादा अलर्ट नजर आ रहा है आपको?
बिल्कुल मनीषा, कोरोना वेरिएंट जो नया आया है वो उसने जो दस्तक दी है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के साथ पूरे भारत को एक तरफ से फिर से अलर्ट मोड में ला दिया है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो देखिए, अगर पिछले 2 कोरोना काल को हम लोगों ने देखा तो देश में चाहे उत्तर प्रदेश का ग्राम पंचायत का चुनाव रहा हो या उस समय बंगाल का चुनाव रहा हो, इस देश ने चुनाव भी देखे, हालांकि कई लोगों की उसमें मौतें भी हुई। अब अगर अयोध्या का कार्यक्रम है तो जो भी ट्रस्ट के तरफ से ये कार्यक्रम है, चूँकि छठों मंदिर राम दरबार सहित छठों मूर्तियां बन चुकी हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा होना है, कार्यक्रम प्रस्तावित है। जागरूकता अभियान चलाकर डिस्टेंसिंग को अपना करके ये कार्यक्रम होंगे। हालांकि भीड़ तो बहुत होगी, क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद से जिस तरह से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ पे भव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लोगों में एक आध्यात्म के प्रति, अपने भगवान के प्रति ऐसी आस्था है, लगाव है कि लोग चले आते हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने देखा 22 जनवरी को भीड़ को रोकने का काम पुलिस की तरफ से तो किया जा रहा था, लेकिन अयोध्या की सारी सड़कें लोगों की भीड़ से भरी हुई थी। इस बार का 5 जून का कार्यक्रम होगा, चूँकि राज्यपाल को आना है, मुख्यमंत्री को आना है, तो कार्यक्रम अपने आप में बड़ा हो जाता है। कोरोना का वेरिएंट जिस तरह से आया है उसको देखते हुए जागरूकता ही एक रास्ता दिखता है, क्योंकि कार्यक्रम ये प्रस्तावित है, कार्यक्रम होंगे और नवंबर में पीएम मोदी का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है, अभी तक जो जानकारी मिल रही है। क्योंकि जो पताका फहराया जाएगा, पताका का उस समय मोदी के नेतृत्व में फहराया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना का जो वेरिएंट है, प्रदेश सरकार एक तरह से स्वास्थ्य विभाग के तहत अपनी तैयारियों को भी कर रही है और उसके जो भी कार्यक्रम हैं, जैसे आज की भी बात कर लें तो सीएम योगी आदित्यनाथ के 3-4 कार्यक्रम लगे हुए हैं। उसी तरह 5 जून को अयोध्या में कार्यक्रम लगा हुआ है। तो सरकार अपना काम भी कर रही है, विकास का खाका जो खींचना है, विकास का भी काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर का भी काम कर रही है। उसी तरह जो मंदिर का कार्यक्रम है, मंदिर का भी कार्यक्रम होगा। लोगों को जागरूक रहना पड़ेगा और सरकार भी अवेयरनेस कर रही है और हर जिले में 50 बेड के अतिरिक्त वार्ड बनाए जा रहे हैं कोरोना के लिए और सीएससी पीएससी को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। जी मनीषा। ठीक है ईशा, सियासी गलियारों से प्रमुख खबरों की जानकारी आप दे रही थी, उन्हें देते हुए, उन्हें पूरा करते हुए मौसम को लेकर भी अपडेट साझा करें। जी मनीषा, देखिए, दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अगर बात करें, वो इस वक्त पंजाब में मौजूद हैं, क्योंकि उन्हें नया प्रभारी नियुक्त किया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से पंजाब का। आम आदमी पार्टी की बात करें तो दिल्ली से जिस तरीके से सत्ता हाथ से खिसकी है और ऐसे में डर सता रहा है आम आदमी पार्टी को कि ये सत्ता पंजाब से भी हाथ से न निकल जाए। और यही वजह है कि लगातार 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से ही आम आदमी पार्टी जुट चुकी है। मनीष सिसोदिया आज जालंधर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और नया प्रभारी उन्हें नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात करें, भगवंत मान की, और साथ ही साथ आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार जो कार्यक्रम है नशा के विरुद्ध, वो लगातार पंजाब में करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा लगातार सौगातें भी पंजाब वासियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। और किसी भी हाल में आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि 2027 विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान हो। 2022 में पंजाब की जनता ने प्रचंड बहुमत से सत्ता में ला दिया था आम आदमी पार्टी को, लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पर भी बदली हैं, कई तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, तो ऐसे में पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की कि कैसे अपनी छवि को जो धूमिल हुई है उसे ठीक किया जाए और आगे बढ़ा जाए और चुनाव में खुद को मजबूत किया जाए। जालंधर में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तमाम दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो इस वक्त चंडीगढ़ और पंजाब में मौजूद हैं और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पर चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, उनकी तरफ से चाहे अकाली दल हो, लगातार आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली के नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं वो यहाँ बैठकर सत्ता चला रहे हैं। और आम आदमी पार्टी भगवंत मान पर भी लगातार इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो आपके बड़े नेता हैं वो मुख्यमंत्री को भी काम करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब जिस तरीके से लुधियाना में पश्चिमी सीट पर विधानसभा उपचुनाव होना है, इस सीट पर सभी की नजरें इसलिए टिकी हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा यहां पर की थी। राज्यसभा सांसद को यहां पर देखिए विधानसभा चुनाव में उतारा गया है। आरोप ये लग रहे हैं कि आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अगर लुधियाना से ये सीट निकाल लेते हैं उनके उम्मीदवार, तो जो राज्यसभा सीट उनके लिए खाली हुई है वहाँ से सीधा अरविंद केजरीवाल को ही राज्यसभा भेजा जाएगा। लेकिन जब नतीजे आएंगे तो पता चल पाएगा। 19 तारीख को मतदान होगा, 23 को नतीजे आएंगे जून में, लेकिन अंतिम तिथि नामांकन की 2 तारीख को है। नजर टिकी है सभी की भारतीय जनता पार्टी पर कि बीजेपी जिस तरीके से
लोकसभा चुनाव में हालांकि 400 पार तो नहीं कर पाई, लेकिन जिस तरीके से केंद्र में एनडीए के तहत जिस तरीके से सत्ता में काबिज हुई है अपने सहयोगी दलों के तहत, और अनेक राज्यों में जिस तरीके से अच्छा परफॉर्मेंस करती नजर आई है बीजेपी, तो ऐसे में पंजाब में जिस तरीके से कम आंका जाता है बीजेपी को, तो लुधियाना पश्चिमी सीट पर किसे वो टिकट देती है। इसके साथ ही मौसम की अगर बात करें तो फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है, येलो अलर्ट पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में। ये देखिए जो अलर्ट है 3 तारीख तक के लिए ये जारी कर दिया गया है कि आंधी तूफान यहाँ पर आ सकता है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब को लेकर ये पूर्वानुमान है कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आंधी तूफान आने की आशंका जताई गई है। लेकिन देखिए मौसम में तब्दीली लगातार देखने को मिल रही है, कभी भी यहाँ पर बारिश देखने को मिल जाती है तो बारिश के बाद उमस भी एकदम यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन लोगों को इंतज़ार है कि जिस तरीके से केरल की अगर बात करें, केरल में समय से पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी है, तो ऐसे में ये उम्मीद उत्तर भारत के लोग भी लगाए बैठे हैं कि हो सकता है कि जो मानसून है वो यहाँ पर भी समय से पहले दस्तक दे दे। लेकिन जलवायु परिवर्तन के चलते जो मौसम का पूर्वानुमान है वो भी कहीं ना कहीं मनीषा ठीक नहीं बैठ रहा है यहाँ पर। और फिलहाल इस वक्त जो तापमान है मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान लगाया गया है कि 40 डिग्री के आसपास रह सकता है चंडीगढ़ का। और सबसे ज़्यादा गर्म इस वक्त देखिए पंजाब की बात करें तो भटिंडा इस वक्त चल रहा है, जहाँ पर 43 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान चला गया है। वहीं अगर हम बात करें हरियाणा की तो हरियाणा का सिरसा इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म चल रहा है, जहाँ का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पार कर चुका है। तो ऐसे में हालांकि आंधी तूफान का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है, लेकिन ये भी देखना है कि जिस तरीके से अगर हम बात करें हिमाचल के साथ सटा है चंडीगढ़, पंजाब के कई इलाके और हरियाणा के, तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जिस तरीके से हिमाचल में बारिश लगातार हो रही है तो ऐसे में उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। जी ठीक है ईशा, एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, राघवेंद्र हम चाहेंगे कि जल्दी से उत्तर प्रदेश के मौसम को लेकर अपडेट दें। तराई क्षेत्रों की बात करें जो गोरखपुर के समीपवर्ती जनपद हैं, चाहे बलरामपुर हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, कुशीनगर हो, देवरिया हो, तो इन जनपदों में आज भी बूंदाबांदी और आंधी का अलर्ट है। इसके अलावा पूर्वांचल के जो अन्य जनपद हैं, हम आजमगढ़, जौनपुर की बात करें, भदोही की बात करें या फिर चंदौली की बात करें, सोनभद्र, मिर्जापुर की बात करें, तो इन क्षेत्रों में भी मौसम अभी तो हालांकि धूप है, लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि इन क्षेत्रों में भी आंधी आ सकते हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ उमस भरी गर्मी है, तापमान 40 डिग्री के आसपास है और यहाँ पे अभी और ज़्यादा गर्मी देखने को मिल सकती है लखनऊ और लखनऊ के आसपास के जनपदों में। वहीं बुंदेलखंड एरिया की बात कर लें तो हम हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट की बात करें या फिर झांसी की बात करें, ललितपुर की बात करें तो यहाँ का भी तापमान 40 से ऊपर है। वहीं पश्चिम यूपी की बात कर लें, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, तो इन क्षेत्रों में भी गर्मी तो है, लेकिन मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है इन क्षेत्रों में भी आंधी और बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर इलाके में गर्मी तो है, लेकिन वहाँ पर भी आंधी आने की संभावनाओं को मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। जी मनीषा। ठीक है, दोनों ही सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे